जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। और यहां पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, उनका स्पेशली कहना भी है कि भारत अगर अपने एमआरएफए प्रोग्राम को बचाना चाहता है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने होंगे, जिसमें कि स्पेशली कहा गया है कि भारत को इस वक्त 60 Su-57E और 36 राफेल फाइटर जेट्स को फास्ट ट्रैक डील के तहत लेना चाहिए। इससे एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स की ताकत तो बनी रहेगी और इवन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी ये काफी जरूरी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों जो 60 रूसी Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात की जा रही है, क्योंकि ये फाइटर जेट रशिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता के साथ आता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एक काफी एडवांस फाइटर जेट माना जा रहा है। इवन 36 राफेल फाइटर जेट्स और अगर खरीदे जाएं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाता है इंडियन एयरफोर्स को मौजूदा समय में दुश्मनों को टक्कर देने के लिए, क्योंकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की हालत खराब हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने फाइटर जेट्स हमारे पास MiG-21 और मिराज 2000 है, ये अब रिटायर होने वाले हैं। चाइना पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार मजबूत और मॉडर्न होती जा रही है। एमका प्रोजेक्ट जो है उसे तैयार होने में वक्त लगेगा, तो मतलब साफ है कि भारत को ज़्यादा देरी किए बिना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इन फाइटर जेट्स को खरीदना चाहिए ताकि इनका प्रोडक्शन और डिलीवरी तुरंत हो सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज अगर इनके लिए डील कर ली तो हमें आज ही के दिन मिल जाएगा या कल मिल जाएगा, इसमें भी वक्त लगेगा। मतलब साफ है कि एमआरएफए प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, यही वजह है कि अब डिफेंस एक्सपर्ट्स आगे आ चुके हैं और एक इंटरिम सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया है। दोस्तों हाल ही में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने की योजना बना रही थी, लेकिन चाइना के सर्विलांस सिस्टम ने इसे समय रहते पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस मिशन के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन चाइना के सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन की जानकारी पहले ही पकड़ ली और पाकिस्तानियों को दे दी। चीन ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने समय रहते अपने काउंटर मेजर्स को मजबूत किया और संभावित हमले को टाल दिया। ये बात दिखाती है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच खुफिया सहयोग कितना ज़्यादा मजबूत है। साथ ही भारत के लिए एक सावधानी का संकेत भी है दोस्तों कि भविष्य में मिशनों की सूचना लीक होने से कैसे बचा जाए। भले ही इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी सराहनीय थी, लेकिन चाइना की निगरानी ने उसे विफल कर दिया। ये घटना बताती है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और तकनीकी की जंग भी शुरू हो चुकी है, जिसमें कि हर छोटी सी जानकारी की सुरक्षा भी बेहद जरूरी होती है। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आर्टिमोन एरोस्पेस ने कैनिस्टर से लॉन्च होने वाला लॉइटरिंग UAV सिस्टम तैयार किया है और भारतीय सेना के ट्रायल्स में ये पूरी तरीके से सफल रहा है। इस ट्रायल की सफलता के बाद भारतीय सेना इसे अपनी स्ट्रैटेजिक क्षमताओं में शामिल कर सकती है। यह सिस्टम भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी आगे बढ़ाता है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिमोन एरोस्पेस का ये नया ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और घातक हथियार साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में जंग की रणनीति को बदलने की ताकत रखता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने चीन में बने हुए Z-10Me अटैक हेलीकॉप्टर को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर पाकिस्तानी सेना की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं। ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर है दोस्तों, अपग्रेडेड एवियोनिक्स इसमें लगाए गए हैं, इवन इसका मजबूत आर्मर है, आधुनिक हथियार सिस्टम इसमें लगे हैं। खासतौर से हाई थ्रेट वाले इलाकों में इसे ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। Z-10Me हेलीकॉप्टर की डिप्लॉयमेंट से पाकिस्तान की एयर अटैक क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों वहीं भारत सरकार अब जल्द ही 1950 करोड़ रुपए का एक नया इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा सिविल और मिलिट्री ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करना, यानी उन्हें बढ़ावा देना, विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम करना और इवन पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम का जवाब देना, जिसे कि चाइना और तुर्की का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस स्कीम में दोस्तों घरेलू कंपनियों को ड्रोन और उनके पार्ट्स बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लोकल प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी, भारत में बनाए गए ड्रोन टेक्नोलॉजी का विस्तार भी किया जाएगा। मतलब ये जो इनिशिएटिव है वो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है और साथ ही पाकिस्तान के चाइना तुर्की सपोर्टेड ड्रोन प्रोग्राम को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक जवाब भी है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की कंपनी SD कोरिया शिप बिल्डिंग और ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भारत की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक MOU पर साइन किया है और इस MOU के तहत दोनों ही कंपनियां शिपिंग सेक्टर में सहयोग को बढ़ाएंगी। मतलब दोनों ही मिलकर अब भारत और फॉरेन नेशन में नए जहाज निर्माण की अपॉर्चुनिटीज की मिलकर खोज करेंगी। इवन दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ तकनीकी ज्ञान भी साझा करेंगे ताकि शिप बिल्डिंग में ग्लोबल स्टैंडर्ड को हासिल किया जा सके। प्रोडक्शन और क्षमता उपयोग को भी बढ़ाने के नए उपायों की पहचान की जाएगी, वर्कफोर्स को अपस्किल किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा और इवन अन्य शिप बिल्डिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में क्या साझेदारी हो सकती है उसकी भी खोज की जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो SAP 2000 IRI AWACS एयरक्राफ्ट था, इसे भारत ने खत्म कर दिया। इवन इसकी वजह से अब पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा है।
दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के एक साब 2000 एयरक्राफ्ट को S-400 की मिसाइल ने इसके उड़ते ही से गिरा दिया था और दूसरे साब एयरक्राफ्ट को ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर ही खत्म कर दिया था। और इस हमले के बाद पाकिस्तानियों के पास 7 साब अवाक्स एयरक्राफ्ट बचे हैं, मतलब इनकी हवाई निगरानी क्षमता कम हो चुकी है। इवन पाकिस्तान की इस हालात को देखते हुए चाइना खुद आगे आ गया है। बाकायदा चाइना ने पाकिस्तान को कुछ बड़े ऑफर दिए हैं, जिसमें कि नया KJ-500 अवाक्स एयरक्राफ्ट की पेशकश की है। इसके अलावा J-35A आप सब जानते हैं, वो तो अब मिलने भी वाला है पाकिस्तानियों को, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा पर मिलेगा जरूर। और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इनका एक पूरा पैकेज पाकिस्तानियों के सामने रख दिया है। यहाँ पर सबसे खास बात दोस्तों KJ-500 की है, जो कि एक चाइनीज अवाक सिस्टम है जिसमें कि 360 डिग्री कवरेज वाला ISR है। इसमें मॉडर्न कंप्यूटर और नेटवर्क वॉरफेयर क्षमता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानियों के साथ यह आ गई है कि वो चीनी अवाक्स को लेना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इनके ZDK-03 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। उसमें रडार उनका खराब था, बार बार खराबी आ रही थी और मेंटेनेंस की शिकायतें ये लोग कर रहे थे, लेकिन चीनियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि पाकिस्तानियों को अपने ZK-03 एयरक्राफ्ट को केवल 7 से 8 सालों में ही रिटायर करना पड़ा। इसलिए पाकिस्तानियों को टेंशन है कि कहीं पुरानी टेक्नोलॉजी फिर से उन्हें धोखा ना दे दे। लेकिन अब पाकिस्तान की नजरें हैं ग्लोबल आई पर, जो कि बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जेट पर आधारित है। इसका भी काफी एडवांस रडार है, इसकी रेंज भी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और दुश्मन की मिसाइलों से भी बच सकता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान पहले से ही साब की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए उसे ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है। मतलब साफ है कि चाइना का KJ-500 का जो ऑफर है वो अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बजाय इसके पाकिस्तानी ग्लोबल आई को पसंद कर रहे हैं। भरोसा भी चाइनीज पर अब पाकिस्तानियों को नहीं रह गया है, खास करके पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। यहाँ पर दोस्तों भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को अपने अवाक्स पॉलिसी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का और ALS-250 जो लॉइटिंग ड्रोन है उसे अब ग्रीस खरीदना चाहता है, जिसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। और हाल ही में ग्रीस के एथेंस में DIFA 2025 एग्जीबिशन हुआ था, जहां पर कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिखाए गए थे। और इस एक्सपो में दोस्तों WAP 8x8 और ALS-250 जो लॉइटिंग ड्रोन है वो भी दिखाए गए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ग्रीस स्पेशली भारत से WAP 8x8 लेने के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसे कि DRDO टाटा ने मिलकर बनाया। ये एक एम्बिफियस इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल है। इसमें 12 सैनिक बैठ सकते हैं। अलग अलग हथियार सिस्टम जैसे कि 30 mm की तोप, ATGM और रिमोट कंट्रोल हथियारों से लैस हो सकता है। ये काफ़ी मजबूत है, मतलब बुलेट प्रूफ सुरक्षा है इसमें, जो कि 14.5 mm की गोलियों से भी इसे बचा सकती है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है और इवन भारतीय सेना इसे पहले से ही लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में डिप्लॉय कर चुकी है और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में इसकी बहुत गहनता के साथ जांच की जा चुकी है और ये प्रूफ भी हुआ है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के लैंड मोबिलिटी प्रमुख ने बताया कि ग्रीस को एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो हर तरीके के इलाके में, चाहे वो पानी, रेगिस्तान और पहाड़ों, वहां पर ऑपरेट हो सके, अलग अलग मिशनों में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में WAP 8x8 ग्रीस की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ लॉइटिंग मिशन की भी ताकत देखी जाए तो टाटा का ALS-50 और ALS-250 इनके बारे में भी ग्रीस ने जानकारी ली है। इसके अलावा सबसे खास बात है टाटा के ALS-250 की, जो कि एक लंबी दूरी तक पार कर सकता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये 8 किलो का हाई एक्सप्लोजिव या फिर एंटी टैंक वॉरहेड ले जा सकता है। इसमें दिन रात हर मौसम में ऑपरेशन करने वाला कैमरा सिस्टम EO/IR लगाया गया है। पूरी तरीके से ऑटोनोमस भी है और खुद से टारगेट ही ढूंढता है। मिशन को बीच में रोकने और ड्रोन को वापस सुरक्षित अपने स्थान पर लाने की इसकी क्षमता है। इसे खास तौर से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया के लिए बनाया गया है, जहां पर दुश्मनों की निगरानी करना और अटैक करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि दोस्तों टाटा का WAP प्लेटफॉर्म हो या फिर लॉइटिंग मिशन, ये सब चीजें दिखाती है कि भारत अब केवल डिफेंस उपकरणों को खरीद नहीं रहा, बल्कि दुनिया को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच रहा है। और ग्रीस के साथ अगर टाटा WAP की डील होती है तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया नीति की एक बड़ी सफलता होगी। आखिरकार दोस्तों सुखोई 30 MKI फ्लीट के लिए जो सप्लाई चेन की बड़ी चुनौती आ रही थी वो अब ठीक हो गई है। मतलब अब Su-30 MKI फाइटर जेट की जो फ्लीट है हमारी, उसके लिए किसी भी तरीके के पुर्जों की सप्लाई में बाधा नहीं आएगी। और HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील कुमार ने फ्लाइट ग्लोबल को ये जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि Su-30 MKI की मरम्मत और उसके ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी पुर्जे थे वो रशिया से आते थे और 2024 से रशिया ने जो प्रायोरिटी थी वो अपने देश की सेना के लिए कर दी, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी। रूस की फैक्ट्रियाँ पूरी क्षमता के साथ काम कर रही थी, जिससे कि एक्सपोर्ट में बड़ी रुकावटें आ रही थी। लेकिन HAL और रशिया ने मिलकर एक रास्ता ढूंढा जिसके तहत ये प्रॉब्लम जो है वो दूर की गई है, क्योंकि HAL ने लगातार रशियन सप्लायर्स के साथ बातचीत रखी, उनके साथ कांटेक्ट रखा, पॉजिटिव बातचीत की, जिसकी वजह से सप्लाई चेन अब स्टेबल हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30 MKI की फ्लीट के लिए ज़रूरी सामान समय पर मिल रहा है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास 250 से ज़्यादा Su-30 MKI हैं और अगर सप्लाई रुकती है तो इनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन प्लानिंग में बड़ा असर पड़ता है।
HAL की ये कोशिश रहती है कि इंडियन एयरफोर्स की मिशन रेडी स्थिति को बनाए रखें। और इवन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम रशिया पर ही डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बाकायदा HAL अब कुछ पुर्जों का निर्माण देश में ही कर रहा है। इंजन और जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनकी ओवरहॉलिंग भारत में की जा रही है। और ये जो स्टेप है वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है। HAL की जो नई हेलीकॉप्टर MRO फैसिलिटी है दोस्तों, जो गोवा में बन रही है, वो अगले 3 महीनों में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। वहीं HAL के प्रमुख ने कहा कि तेजस मार्क 2 का विंग और फ्यूजलाज इनका उत्पादन शुरू हो गया है और पहला प्रोटोटाइप जनवरी और मार्च 2026 के बीच में रोल आउट हो सकता है और इसकी पहली फ्लाइट 2026 के अंत में हो सकती है। फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।